साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। जी हाँ, 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, इस एक्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तथा कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसी क्रम में पूरी कहानी के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम बातचीत करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की। कोई भी एक्ट आया हो, कोई भी अधिनियम आया हो, उसकी कुछ न कुछ प्रस्तावना होती है। क्या इस अधिनियम की कोई प्रस्तावना थी? इस अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो अधिनियम आया था 1935 का, ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा एक्ट या अधिनियम कौन सा था, तो इसमें हमारा उत्तर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन इसमें यह भी हमारा उत्तर है, इस अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसी क्रम में बातचीत करेंगे कि मैंने ये कह दिया कि 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है। सबसे बड़ा होने का मतलब क्या है? क्या लंबाई में बड़ा था, चौड़ाई में बड़ा था, या लिखित कार्य बड़ा था, उसमें प्रावधान बड़े थे या ज़्यादा थे? इसमें मतलब बड़ाई का मतलब क्या होता है? ये इस अधिनियम बड़े होने का मतलब यह है, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया था। 321 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया था, 10 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था और 14 भाग का प्रावधान किया गया था। मतलब ये इतना लंबा चौड़ा अधिनियम था कि भारतीय संविधान के निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ अपने जो भारतीय संविधान के इतिहासकार ये कहते हैं कि इस जो भारतीय संविधान सभा द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया था, इस संविधान निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब क्यों नहीं आवश्यकता थी? क्योंकि ये अधिनियम इतना बड़ा था, इतना लंबा था, इतने इसमें प्रावधान के थे कि भारत का शासन आराम से संचालित किया जा सकता था। मैं ये कह रहा हूँ, ये अधिनियम बहुत बड़ा था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, कुछ देशों में 5-5, 10 देशों के अनुच्छेदों को मिलाते हैं तो भी 321 अनुच्छेद नहीं होते हैं। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया था, 10 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था, 14 भाग का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे कि वर्तमान जो भारतीय संविधान है, वर्तमान हमारा जो भारतीय संविधान है, आज का जो वर्तमान भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा अगर प्रभाव किसी का पड़ा है तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम का प्रभाव पड़ा है। ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी। इसी क्रम में अब हम बातचीत करेंगे इसके बारे में। पहले कुछ बातों को लिख लेते हैं, इसके बाद में आगे की कुछ बातें और करेंगे। तो अब मैं छोटा सा एक निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये आपकी ही क्लास है, आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं और मैं खुद पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा। तो अब इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें लिख लेते हैं, यह अधिनियम या इस अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी। मतलब यह है, इस अधिनियम की प्रस्तावना नहीं थी। इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना को लागू नहीं किया गया था। इसी क्रम में नंबर 2 पे बातचीत करेंगे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रिटिश सरकार ने जितने भी अधिनियम लागू किए थे, जितने भी अधिनियम को जारी किया था, उसमें से सबसे बड़ा अगर कोई अधिनियम है तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम माना जाता है।
इसी क्रम में नंबर 3 पे बातचीत करेंगे कि हमने कहा कि ये सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है। तो आपका यह प्रश्न होना चाहिए कि सबसे बड़ा मतलब क्यों, किस लिए बड़ा। तो इस अधिनियम में मैंने आपको पहले बताया कि 321 तो अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां। और इसी क्रम में मैंने बताया था कि इसमें 14 भाग थे। कितने भाग थे? 14 भाग थे। मैं यहाँ 3 मैंने बातें लिखी हैं, तीनों बातों को एक बार समझते हैं। नंबर 1 पे मैंने लिखा है ये इस अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां, 14 भाग थे। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी, 14 भाग थे। इसी क्रम में हम आगे बातचीत करेंगे कि इस अधिनियम में और क्या क्या था। इस अधिनियम में आगे जो प्रावधान किया गया था वो प्रावधान किया गया था कि इसमें एक भारत संघ नाम का एक संघ बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था भारत संघ। जिसका नाम क्या रखा गया था? भारत संघ रखा गया था। आपको पूछे किस अधिनियम के तहत भारत संघ का प्रावधान किया गया था, तो वो हमारा अधिनियम हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम था। इसमें भारत संघ का प्रावधान किया गया था और यह संघ सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? क्योंकि देशी रियासतों ने साथ नहीं दिया, इस कारण इस अधिनियम को सफल नहीं माना जाता है। तो इसी क्रम में नंबर 4 पे जो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि इस नंबर 4 पे हम बातचीत करेंगे इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत भारत संघ का प्रावधान किया गया था। भारत संघ का प्रावधान किया गया था। आपको पूछे कि किस अधिनियम में भारत संघ का प्रावधान किया गया, लेकिन और ये लेकिन ये कहता है कि यह सफल नहीं हो पाया। यह सफल नहीं हो पाया। ये हमारे नंबर 4 का प्रावधान था। नंबर 4 में ये प्रावधान किया गया था। हम एक एक प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको प्रावधान अच्छी तरह से याद हो और प्रतियोगिता परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। इसी क्रम ने हमें बात ये की कि इसमें भारत संघ का प्रावधान किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ब्रिटिश जो क्षेत्र था जिसमें अंग्रेजों का आधिपत्य था, इसके अलावा देशी रियासतों ने ये इस संघ का समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से ये संघ सफल नहीं हो पाया। इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे नंबर 5 पर, और नंबर 5 ये कहता है कि वर्तमान भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम पर पड़ा है। तो हम ये लिख दें, वर्तमान भारतीय संविधान पर वर्तमान भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा है, वर्तमान में जो हमारा जो संविधान है, उस संविधान पर सर्वाधिक अगर कोई प्रभाव देखने के लिए मिलता है तो वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का मिलता है। इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र व राज्यों के विषयों का विभाजन किया गया था। हम ये कहेंगे कि केंद्र व राज्यों के बीच में सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया था। आपने कभी नाम सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
ये सबसे पहले अगर किसी सूची का निर्माण किया गया था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। मैं मेरी बात को एक बार पुनः दोहराता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है, केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया था और वो शक्ति का विभाजन सूचियों के माध्यम से किया गया था। मतलब केंद्र सरकार को सूचियां दी गई थी, राज्य सरकार को सूची दी गई थी और इसके अलावा समवर्ती सूची में कुछ विषय रखे गए थे। केंद्र सरकार के अलग विषय हैं, राज्य सरकार के अलग विषय हैं और समवर्ती सूची के अलग विषय हैं। इसके अलावा अवशिष्ट विषय भी माने गए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि संघ सूची के जो विषय है उनकी संख्या 59 थी, मतलब 59 थी। इसके अलावा राज्य सूची में 54 विषय आते थे। संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 विषय आते थे और समवर्ती सूची में 36 विषय आते थे। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि संघ सूची के विषय आ गए, राज्य सूची के विषय आ गए, समवर्ती सूची के विषय आ गए, लेकिन अवशिष्ट विषय किसके हाथ में है? उस समय जो आज हमारे वर्तमान देश में राष्ट्रपति जो काम कर रहा है, उसी पद पर को पहले गवर्नर जनरल के रूप में काम करता था। गवर्नर जनरल को ये शक्ति प्रदान की गई थी कि आपके पास में अवशिष्ट विषय है, आप अवशिष्ट विषय पर कानून का निर्माण कर सकते हैं। इसी क्रम में हमने जो बातें की है, इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं, इस प्रावधान को हम लिख लेते हैं ताकि हमारी पूरी कहानी समझ में आ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, नंबर 6 पे हमारा ये प्रावधान है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र व राज्यों की शक्ति का विभाजन सूची के माध्यम से किया गया। सूची के माध्यम से किया गया और सूची के माध्यम से किया गया। इसमें एक है संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, एक थी हमारी राज्य सूची, इसमें 54 विषय थे, एक हमारे पास है समवर्ती सूची है जिसमें 36 विषय हैं। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र व राज्यों की शक्ति का विभाजन किया गया और केंद्र व राज्यों की जो शक्ति का विभाजन किया गया वह सूचियों के माध्यम से किया गया। और हमने ये पढ़ा है कि संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय को रखा गया था। इसी क्रम में अब हम बातचीत करेंगे अवशिष्ट विषय किसके पास में है। तो अवशिष्ट विषय किसको प्रदान किए गए थे? गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि अवशिष्ट विषय होते हैं, इससे कानून निर्माण करने का काम कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। इसी क्रम में हमने ये बातें याद रखी है, इसको एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र व राज्यों की शक्ति का विभाजन किया गया और किसके माध्यम से? सूची के माध्यम से किया गया। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय। अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे, क्योंकि अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को दिए गए थे कि आप इस पर कानून निर्माण का कार्य करें। इसी क्रम में नंबर 7 पर जो प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान के बारे में बातचीत करेंगे। नंबर 7 पे यह प्रावधान किया गया है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। नंबर 7 पे जो प्रावधान है वो यह है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। मतलब यह हुआ, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी जो केंद्र में,
केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। एक बार मेरी बात को मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। अगर आपको पूछे संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया। इसी क्रम में नंबर 7 पे हमारी कहानी है, हम नंबर 7 पर करेंगे। इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। किसमें? लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। इसमें कौन कौन से लोक सेवा आयोग का? केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग। इसी क्रम में अगर आपसे पूछे कि राज्य में, तो राज्य में किया गया था राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इसी क्रम में जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ये हमारा 7वां प्रावधान है। एक बार पुनः हम दोहरा लेते हैं। इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। आपको पूछे लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम में किया गया। लोक सेवा आयोग का मतलब हुआ केंद्र में तो संघ लोक सेवा आयोग बना दिया, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग बना दिया, 2 या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ये हमारा नंबर 7 का प्रावधान माना जाता है। इसी क्रम में हम अब बातचीत करेंगे नंबर 8 पर कौन सा प्रावधान किया गया है। नंबर 8 पे कहते हैं एक प्रावधान किया गया था और इस प्रावधान के माध्यम से ये किया गया, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1937 में मानी जाती है। कहते हैं इस संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश है वो सर मॉरिस गवेयर बने थे। इसका मतलब ये हुआ संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। इसी क्रम में कहते हैं सर मॉरिस गवेयर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो नंबर 8 पे जो हमारा प्रावधान है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना वर्ष अलग है भाई, याद रखना। स्थापना तो किया गया, स्थापना का जो प्रावधान तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई, लेकिन इसकी स्थापना 1937 में की गई, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन बना था?
सर मॉरिस गवेयर। सर मॉरिस गवेयर इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। इस 8वें प्रावधान के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं आपको सही व सटीक पढ़ाऊं, और मेरी यह भी कोशिश है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, मैं और कोशिश करूंगा आपको अच्छे से पढ़ाने की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1937 में की गई और जिसका मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर बने थे। इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे नंबर 9 पर। नंबर 9 पे हमारा प्रावधान ये है कि इस अधिनियम के माध्यम से, नंबर 9 का प्रावधान हमारा यह है, इस अधिनियम के माध्यम से आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आपसे पूछे आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया, उसमें 1909 को अधिनियम हो, 1919 का अधिनियम हो, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट हो, 1935 का भारत शासन अधिनियम हो। तो आपको यहाँ याद रखना है हमारा जो है वो ये है, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान सन 1935 के अधिनियम से की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान। आपको पूछे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, तो वो हमारा अधिनियम हो जाएगा सन 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी क्रम में आपने नाम सुना होगा महालेखा परीक्षक। इसी अधिनियम के माध्यम से महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया था। आपको पूछे कि महालेखा परीक्षक का इस अधिनियम के माध्यम से, महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया। ये दो प्रावधान है, नंबर 9 व नंबर 10। नंबर 9 पे यह कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। आपको पूछे महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। अब हम एक रोचक बात करेंगे, ये हमारा 11वां प्रावधान होगा। पहले जैसे जिस प्रकार भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उसी प्रकार म्यांमार पर भी अंग्रेजों का शासन था। पहले ब्रिटिश सरकार कोई अधिनियम लागू करती, जो भारत में लागू होता था वो का वो म्यांमार में लागू होता था। कोई एक्ट बनता था, कोई प्रावधान बनता था, कोई नियम बनता था, कोई कानून बनता था, तो भारत व म्यांमार के लिए भी बनता था। इससे बड़े दुखी थे म्यांमार की जनता। म्यांमार की जनता की भी मांग थी कि भारत से हमें अलग किया जाए। भारत में अलग प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, क्षेत्रफल अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। इस अधिनियम के माध्यम से म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। ये नंबर 11 हमारा प्रावधान है। इस अधिनियम के माध्यम से म्यांमार को भारत से अलग किया गया। प्रश्न ऐसे आ जाए कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, तो ये हमारा उत्तर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया था।
इस एक्ट से केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया। अब आप पूछोगे केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। अब आप पूछोगे कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई, उत्तरदायी शासन का प्रावधान किया गया था। तो केंद्र में द्वैत शासन तो इसमें लागू हुआ 1935 के भारत शासन से, और प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई इस एक्ट से प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति द्वैत शासन की समाप्ति व उत्तरदायी शासन का प्रावधान, उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान, उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो यह हमारा इसमें उत्तर होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। केंद्र में तो द्वैत शासन लागू किया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था, उत्तरदायी शासन का प्रावधान किया गया था। अब आपका ये अधिनियम कंप्लीट होता है। इसी क्रम में अब हम कुछ कथनों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाने की संभावना भी रहती है। मैं आपको पूछूं ये अधिनियम आपको कैसा लगा? अब आपका उत्तर ये होगा, आप समीक्षा करोगे, अधिनियम को पढ़ोगे, प्रावधानों को पढ़ोगे, उसके बाद में आपका स्टेटमेंट आता है कि ये अधिनियम आपको कैसा लगा। इसी प्रकार ये अधिनियम जवाहरलाल नेहरू साहब को पूछा गया था कि पंडित जी ये अधिनियम आपको कैसा लगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इस अधिनियम के बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिनियम के बारे में कहते हैं, ये अधिनियम दास्ता का अधिनियम है। इसका मतलब यह दास्ता का अधिकार पत्र कहा। नेहरू ने इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा। पंडित नेहरू कहते हैं ये दास्ता का अधिकार पत्र है। इसके अलावा ये कहते हैं इस अधिनियम को एक संज्ञा और दी थी, इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा। और क्या कहा? यह है बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। इन्होंने दो कहा, समान है। इसका मतलब ये हुआ इन्होंने दो बातें बताई थी। एक तो ये कहा ये दास्ता का अधिकार पत्र है, इसके अलावा इन्होंने ये कहा ये क्या है, ये बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। आपको पूछे 1935 का भारत शासन अधिनियम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा ये दास्ता का अधिकार पत्र है, ये बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना इसे कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा यह है सड़ा गला व रद्दी के समान है। इन्होंने ये कहा यह सड़ा है, गला है, रद्दी के समान है। आपको पूछे कि पंडित नेहरू दास्ता का अधिकार पत्र क्यों कहते हैं, बिना ब्रेक की गाड़ी के समान क्यों कहा? क्योंकि इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया था। स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहते हैं, बिना ब्रेक की गाड़ी के समान बताया है। मोहम्मद अली जिन्ना को पूछा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ये पूर्णतया सड़ा गला व रद्दी के समान है। इसी क्रम में साथियों ये हमारा था 1935 का भारत शासन
अधिनियम। आशा है ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक कीजिए, अगर नहीं आई है तो आप इसको लाइक भी मत कीजिए और सब्सक्राइब भी मत कीजिए। आप अपना इसी प्रकार अध्ययन जारी रखें। बिशन चारण आपसे इजाजत ले लेता है, अनुमति लेता है, अपनी वाणी को विराम देता है। जय हिंद, जय भारत माता, जय मां शारदे।